बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहती हूँ और यूनिट नंबर 4 है कोर्स कोड 8605 का एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 4 का नाम है एजुकेशनल प्लानिंग। जैसे कि हम ऑलरेडी एजुकेशन पे बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर और प्लानिंग के हवाले से भी हमने देखा है। अब हम इसको ब्रीफली जो है ना वो ओवरव्यू के साथ इस तरह से पढ़ेंगे कि कोई जो है कॉन्सेप्ट वो वाज़े ना रहे या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। इसकी आउटलाइन ज़रा देखें तो इसमें क्या है, पहले है डेफिनेशंस हैं एजुकेशन की, एम्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में कोई 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन है, ह्यूमन रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अप्रोचेज़ के अंदर इसकी 3 अप्रोचेज़ हैं। एक सोशल डिमांड है, मैन पावर रिक्वायरमेंट है और रेट ऑफ रिटर्न्स है, ठीक है। ये 3 किस्म के अप्रोचेज़ पढ़ेंगे। एंड थर्ड वन हम एजुकेशन प्लानिंग के हवाले से और उसकी टाइप्स देखेंगे, जो कि तकरीबन कुछ 4 बनती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट भी है और जो है ना शॉर्ट भी है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप लोग चाहें तो उन्हें भी जाके विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद एट द एंड हम प्रोसेस ऑफ प्लान फॉर्मुलेशन और प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग भी देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि मकसद है। तो एजुकेशनल प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस लेड बाय एजुकेशनल लीडर्स टू अलाइन विद द नेशन चेंजिंग नीड्स, अचीवमेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड मैच एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट मार्केट रिक्वायरमेंट्स। एजुकेशन प्लानिंग एक मुसलसल चलने वाला अमल है, जिसके अंदर जो एजुकेशन लीडर्स हैं, यानी जो तालीम बनाने वाले हैं, उसके गोल सेट करने वाले हैं, टू अलाइन विद द नेशंस चेंजिंग नीड्स, कौम की बेहतरी के लिए जो वक्त के साथ ज़रूरत के साथ तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, अचीव डेवलपमेंट गोल्स, ताकि उससे आपके जो तरक्की के गोल्स हैं जो आपने सेट किए हुए हैं उनको अचीव किया जा सके। एंड मैच एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट मार्केट रिक्वायरमेंट्स, और जो तालीम है वो जदीद जो मार्केट के आ रहे हैं तरजीहात उन पे मीट करती हो, उन पे मनहसर हो या उनके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तालीम का बुनियादी मकसद ये है कि जो भी बच्चा तालीम हासिल करे वो आने वाले दौर में उसके साथ जो है ना कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक है, पीछे ना रहें। एवरी एजुकेशन पॉलिसी थिंक्स अबाउट दीज क्वेश्चंस एट सम पॉइंट। हर जो एजुकेशन पॉलिसी है वही इन्हीं सवालों को जो है ना वो देखती है कि आया कि जो हम अभी एजुकेशन फॉर्मुलेट कर रहे हैं ये अभी बच्चों को समझ आएगी, इजी टू अंडरस्टैंड है या इसकी ज़रूरत है, क्या इसका रुझान है, क्या फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस किस्म के जो दीगर क्वेश्चंस हैं वो एजुकेशन पॉलिसी में देखे जाते हैं। द गोल्स ऑफ एजुकेशन आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन व्हाट्स नीड्स इन अ कंट्री। जो बुनियादी मकसद होता है एजुकेशन का वो ये है कि कंट्री में किस चीज़ की ज़रूरत है, कंसिडरिंग थिंग्स जैसे कि पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है, इकोनॉमी है, एंड हाउ पीपल थिंक, लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, लर्न और क्या पढ़ना चाहते हैं, एंड हाउ टीचिंग हैपन्स, और किस तरह से इनको पढ़ाया जा रहा है। तो इस किस्म के हवाले से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मद्देनज़र रखे जाते हैं। सम ऑफ द मेन आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन हैव स्टेड द सेम ओवर टाइम। कुछ आइडियाज़ वक्त के साथ साथ सेम ही रहते हैं एजुकेशन पॉलिसी में, बट डिफरेंट थिंग्स हैव बीन फोकस्ड ऑन डिफरेंट टाइम्स। लेकिन मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ वक़्त में मुख्तलिफ़ चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाती है, कुछ चीज़ें साल साल से सेम ही रहती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पज़ ऑफ एजुकेशन होना क्या चाहिए। एजुकेशन यूज़ टू फोकस ऑन सोसाइटी, पैट्रियोटिज़म एंड आइडियोलॉजी। एजुकेशन का मकसद जो होना चाहिए या उसका जो ध्यान होना चाहिए वो सोसाइटी पे होना चाहिए, पैट्रियोटिज़म मुहिब वतनी पे होना चाहिए और आइडियालॉजी नज़रिए पे होना चाहिए। एजुकेशन शिफ्टेड टू फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल स्किल्स। एजुकेशन जो है ना वो आपको तवज्जो दिलाती है आपकी जो महारतें हैं, ज़हनी महारतें हैं, उनकी तरफ, ठीक है। नाउ एजुकेशन इज़ लिंक्ड टू नेशनल डेवलपमेंट। अब तालीम को हमने कौमी तरक्की के लिए जो है ना उसको साथ मिला दिया है कि ये बहुत ज़रूरी है। इट्स मोर अबाउट मेकिंग पीपल एजुकेबल एंड ट्रेनेबल रादर दैन जस्ट टीचिंग देम थिंग्स। अब जो तालीम है उसका मकसद ये है कि अपने लोगों को एजुकेट करना है, तालीम याफ्ता बनाना है, उनकी जो रहन सहन का तरीक़ाकार है उसको चेंज करना है, उनको ट्रेन करना है, रादर दैन जस्ट टीचिंग देम थिंग्स। सिवाय इसके कि हम उसे पढ़ाते जाएँ, इम्प्लीमेंटेशन ना हो और उसको कोई फ़ायदा ना हो, बल्कि आज की तालीम का मकसद है कि लोगों को एजुकेट करना और उनको ट्रेन करना। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स।
अब पहले पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और पेडागोजिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पॉलिटिकल जैसे नाम से ज़ाहिर है, अबाउट नेशनल यूनिटी, इंटरनेशनलिज्म, इक्वल एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्रिएटिंग स्किल्ड पीपल। एजुकेशन का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है उसका जो फोकस होता है या इंटरेस्ट होता है वो नेशनल यूनिटी पे होता है, कौमी यकजहती, इंटरनेशनलिज्म, ठीक है, यानी कि आपके जो सफारती मामलात हैं उनके ऊपर भी आपकी तवज्जो होनी चाहिए। इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, सब के लिए जो है वो बराबर की सतह पे तालीम होनी चाहिए। एंड क्रिएटिंग स्किल्ड पीपल, और ऐसे लोगों को पैदा किया जाना चाहिए या उनको बनाया जाना चाहिए जो महारत रखते हों। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स देखें तो उसमें क्या है, अबाउट ग्रोइंग द नेशन एंड इम्प्रूविंग लाइफ क्वालिटी, कि इसके ज़रिए हमने नेशन को नशोनुमा देनी है, उसको बढ़ाना है, उसको अच्छा से अच्छा करना है और उनकी ज़िंदगी जो है म्यार ज़िंदगी उसको बेहतर करना है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अबाउट क्रिएटिंग अ वेलफेयर स्टेट विद सिक्योरिटी, के तहफ़्फ़ुज़ के साथ हमने एक बेहतरीन माशरा, बेहतरीन रियासत खड़ी करनी है। जॉब्स जहाँ पे हो, जहाँ जस्टिस हो एंड डायनामिक सोसाइटी हो। डायनामिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि चेंजेबल हो, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो, हार्ड और रिजिड नहीं होनी चाहिए। पेडागोजिकल ऑब्जेक्टिव्स भी क्या है, अबाउट डेवलपिंग अ पर्सनस पर्सनैलिटी, इसके अंदर जो एक फ़र्द है उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको बढ़ाया जाता है। इंटेलेक्ट, उनके ज़हनी महारतों को बढ़ाया जाता है। इमोशंस, उनको इमोशंस पे सिखाया जाता है ग्रिप करना। विल, उनकी मर्ज़ी शामिल होती है। एंड हाउ दे स्पेंड फ्री टाइम, और किस तरह से वो वक्त गुजारेंगे। तो पेडागोजिकल ऑब्जेक्टिव्स ये भी हमें सिखाता है, जो कि एजुकेशन का ही एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम चलते हैं, द एजुकेशन पॉलिसी कमीशन ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ये कमीशन था, इस कमीशन का पूरा नाम ना भी याद रहे तो इट्स ओके, बट आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की एक कमीशन था एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से, नेशनल एसोसिएशन के हवाले से, इन्होंने 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव दिए थे। एक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, एक ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, एक ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, एक ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे कि इनके नाम से जाहिर है, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को आपने जानना है, खुद की जुस्तजू। दिस ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एंड एबिलिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ। इस ऑब्जेक्टिव के अंदर, इस एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव के अंदर एक पर्सन खुद के अंदर फोकस करता है और अपने अंदर का पोटेंशियल और एबिलिटीज़ को जानता है। द एस्पेक्ट इंक्लूडिंग अंडर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन आर, तो इसकी वसत क्या है या इसके अनासिर क्या हैं, वो ये है, द एजुकेटेड पर्सन हैज़ एन एपिटाइट ऑफ फॉर लर्निंग। अगर इंसान को अपने अंदर की खूबियाँ पता हों और खसूसियात पता हों और उसको पोटेंशियल अपना पता हो, तो फिर उसको कैसा होना चाहिए, उसको इसके एस्पेक्ट्स कैसे होने चाहिए, उसको लर्निंग का भूखा होना चाहिए। द एजुकेटेड पर्सन हैज़ एन एपिटाइट फॉर लर्निंग, उसके लर्निंग की जुस्तजू होनी चाहिए जहाँ से भी मिले। द एजुकेटेड पर्सन कैन स्पीक देयर मदर टंग क्लियरली। एक तालीम याफ्ता बंदा जो है या बंदी, उसको अपनी जो मदर टंग है, मादरी ज़बान, उससे क्लियरली बोलना आना चाहिए। द एजुकेटेड पर्सन रीड्स देयर मदर टंग एफिशिएंटली, उसे लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए। द एजुकेटेड पर्सन राइट्स देयर मदर टंग एफिशिएंटली इफेक्टिवली। द एजुकेटेड पर्सन सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग। ठीक है, जब इंसान खुद के, हर एक इंसान के अंदर खूबियाँ हैं ना, तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो जब इंसान रियलाइज़ करता है तब ये सारी चीज़ें हर एक कोई कर सकता है। उसको बेसिक जो काउंटिंग और कैलकुलेटिंग आनी चाहिए। द एजुकेटेड पर्सन इज स्किल्ड इन लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग। तो ये जो तालीम याफ्ता पर्सन है उसको महारत होनी चाहिए कि वो अच्छे से सुने भी और उसको समझ के मुशाहिदा भी कर सके। नेक्स्ट हम चलते हैं, एजुकेटेड पर्सन इज स्किल्ड इन लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग रिलेटेड टू हेल्थ। मुआशरे के अंदर जो सुनता है, जो ऑब्ज़र्व करता है, चाहे वो हेल्थ के हवाले से है या फिर किसी और भी चीज़ के हवाले से, तो उसको एक ऑब्ज़र्व होना चाहिए। द एजुकेटेड पर्सन प्रोटेक्ट्स देयर ओन हेल्थ एंड दैट ऑफ देयर डिपेंडेंट्स, कि एक एजुकेटेड पर्सन को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और जो उस पर डिपेंड कर रहे हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। द एजुकेटेड पर्सन इज़ ए पार्टिसिपेंट एंड स्पेक्टेटर इन मैनी स्पोर्ट्स एंड अदर पास टाइम। जो एक पढ़ा लिखा इंसान है वो एक हिस्सेदार है स्पोर्ट्स के अंदर भी और दूसरे जो सरगर्मियाँ हो रही हैं उनके अंदर भी हिस्सा लेता है। द एजुकेटेड पर्सन हैज़ ए मेंटल रिसोर्सेज फॉर द यूज़ ऑफ लेयर। एजुकेटेड पर्सन के पास कुछ दिमागी किस्म की मसरूफियात कह लें, सरगर्मियाँ होती हैं, ऐसे वसाइल होते हैं जिन्हें वो फ्री जो औकात है ना, फ़ारिग औकात, उनमें जो है ना वो यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। यानी फ्री नहीं बैठता ऐसे ही
चुगलखोरी गिबत और इनमें फोकस नहीं करता, बल्कि ख़ुद को डेवलप करने की कोशिश करता है। ठीक है। द एजुकेटेड पर्सन अप्रिशिएट्स ब्यूटी, तो जो एक पढ़ा लिखा इंसान है वो ऑब्वियसली ब्यूटी को अप्रिशिएट करेगा, सफाई को अप्रिशिएट करेगा। द एजुकेटेड पर्सन गिव्स रिस्पॉन्सिबल डायरेक्शन टू देयर ओन लाइफ, एक बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को एक सिमत में लेकर चलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, इंसानों के आपस में ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, तो एक पढ़ा लिखा कैसे होगा। एन एजुकेटेड पर्सन प्रायोरिटाइज ह्यूमन रिलेशनशिप, एक पढ़े लिखे इंसान जो होता है ना वो तरजीह देता है ह्यूमन रिलेशनशिप को। ठीक है, इंसानी आपस में जो ताल्लुक है उनको तरजीह देता है। एन एजुकेटेड पर्सन हैज़ अ रिच जेन्युइन एंड डाइवर्स सोशल लाइफ, उसकी एक भरी हुई और ज़हीन किस्म की और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ जो मिलता जुलता है, डाइवर्स मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल लाइफ होती है। एन एजुकेटेड पर्सन कैन वर्क एंड प्ले वेल विद अदर्स, दूसरों के साथ वो बहुत अच्छे तरीके से खेलता है और काम करता है। एन एजुकेटेड पर्सन इज़ पोलाइट इन देयर सोशल इंटरेक्शन, पढ़ा लिखा इंसान जो है वो दूसरों के साथ सोशल इंटरेक्शन भी बड़े पढ़े लिखे और पोलाइट अंदाज में करता है। एन एजुकेटेड पर्सन वैल्यूज़ फैमिली एज ए सोशल यूनिट, तो समाज का एक रुकन के तौर पे एजुकेटेड पर्सन फैमिली को भी अहमियत देता है। एन एजुकेटेड पर्सन अपहोल्ड्स फैमिली वैल्यूज़, जो फैमिलीदार है उनको अपनाता है, उन पर तनकीद नहीं करता और जो रॉन्ग है उनको आहिस्ता से फिर निकालता है। एन एजुकेटेड पर्सन इज़ गुड एट मैनेजिंग अ होम, जो घर के मामलात है उसको संभालने में वो अच्छा होता है। एंड प्रमोट्स इक्वालिटी इन फैमिली रिलेशनशिप, और जो ख़ानदानी जो होते हैं ताल्लुकात उनमें बराबरी रखता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इनके नाम के हवाले से एक पढ़े लिखे इंसान को किस तरह से होना चाहिए वो हम पढ़ रहे हैं। दे टेक प्राइड इन डूइंग अ गुड जॉब, तो एक जो पढ़ा लिखा इंसान है वो क्या करते हैं, वो अच्छी नौकरी करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। दे नो व्हाट्स नीडेड फॉर डिफरेंट जॉब्स, वो जानते हैं कि मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए क्या ज़रूरत है। दे हैव पिक्ड अ जॉब दे वांट, वो उस जॉब को चुनते हैं जो उन्हें चाहिए होती है। दे आर सक्सेसफुल इन देयर जॉब, वो अपनी जॉब में कामयाब होते हैं। दे कीप गेटिंग बेटर एट देयर जॉब, वो अपनी जॉब के अंदर या अपने कारोबार के अंदर बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। दे सी द वैल्यू ऑफ देयर वर्क इन सोसाइटी, वो काम की अहमियत को अपने माशरे के अंदर जानते हैं। दे मैनेज देयर मनी वाइजली, वो अपने पैसे को बड़े अक्लमंदी से इस्तेमाल करते हैं। दे डिसाइड हाउ टू स्पेंड मनी थॉटफुली, ठीक है, ये सेम बात हुई है। दे आर स्मार्ट शॉपर्स, यानी कि ख़रीदारी करते हुए वे बड़े वो ध्यान से ऐसे फजूल खर्ची नहीं, ठीक है। ये इकोनॉमी के हवाले से है कि उसके अपने हिसाब पे एजुकेशन के क्या असरात पड़ रहे हैं। दे लुक आउट फॉर देम सेल्व्स व्हेन बाइंग, वो क्या करता है, खुद की तरफ और फैमिली की तरफ देखता है जब वो ख़रीदारी कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बतौर सिविलियन उसकी क्या जिम्मेदारी हैं। केयरिंग अबाउट फेयरनेस इन सोसाइटी, के माशरे के अंदर जो एक वाज़ेह है और शफाफ पसंदी उसका ख्याल रखता है। ट्राइंग टू फिक्स थिंग्स दैट आर नॉट राइट, उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करता है जो गलत हैं और सही नहीं है। लर्निंग हाउ सोसाइटी वर्क्स, इस बात को सीखता है कि किस तरह से सोसाइटी ने काम करना है। बीइंग एबल टू स्पॉट प्रोपेगेंडा, जो भी प्रोपेगेंडा है वो जिस भी मकाम पे हो रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है रिस्पेक्टिंग पीपल हु थिंक डिफरेंटली, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ किस्म की सोचते हैं तो वह हर एक राय का एहतराम करता है। टेकिंग केयर ऑफ़ द नेशंस रिसोर्सेज, जो कौम के वसाइल हैं उनका ध्यान रखता है। यूजिंग साइंस फॉर द ग्रेटर गुड, बहुत ही अच्छे काम के लिए या बहुत सी अच्छी अर्निंग के लिए या बहुत ही अच्छी ज़राअत के लिए, वसाइल के लिए वो साइंस का इस्तेमाल करता है। बीइंग अ गुड मेंबर ऑफ़ द ग्लोबल कम्युनिटी, जो ग्लोबल कम्युनिटी है यानी दुनिया की कम्युनिटी है उसमें का एक गुड मेंबर होता है। नोइंग अबाउट मनी, पैसे के बारे में जानता है, उसकी अहमियत जानता है। डूइंग योर सिविक ड्यूटीज़, अपनी एक जो शहरी फ़राइज़ है वो अंजाम देता है। सपोर्टिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, और जो जमहूरी इक़दार हैं उनको सराहता है। ठीक है, ये है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ हम डोमेन्स पढ़ लेते हैं। डोमेन्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल गोल्स वेरी बेस्ड ऑन कल्चर एंड रीजन इन एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट जो हमारा है इसके अंदर जो कल्चर है या उस रीजन के अकॉर्डिंग जो है वो एजुकेशनल गोल सेट होते हैं। लाइक अर्बन एरियाज़ के अलग से गोल्स होते हैं, वो जल्दी से पिक कर लेते हैं तो उनके थोड़ी एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। रूरल एरियाज़ में लोग सादा लोग होते हैं और
इंग्लिश वगैरह समझना और पे ग्रिप करना के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स थोड़े और किस्म के सेट होते हैं। ईच कल्चर डिफाइंस व्हाट एन एजुकेटेड पर्सन, हर जो कल्चर है वो डिफ़ाइन करता है कि उसका एजुकेटेड पर्सन कैसा होना चाहिए। पंजाबी हमारे मुल्क में है तो उनका स्टैंडर्ड और है कि पढ़े लिखे इंसान को क्या होना चाहिए, बलोचियों का और है, इस तरह से पठानों का और है। जो भी हमारे हाँ डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट जो है ना एजुकेटेड पर्सन वेरी करते हैं, ठीक है। तो कुछ डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है, गोल ऑफ एजुकेशन है और एजुकेशनल प्लानिंग है। ये जो डोमेन्स हैं ये हर एक कल्चर के एजुकेटेड पर्सन में कॉमन है। कॉग्निटिव अबाउट गेनिंग नॉलेज एंड थिंकिंग स्किल्स, इसमें जो ये कॉग्निटिव डोमेन वाला जो शख्स होता है एजुकेटेड पर्सन, वो नॉलेज देता है, लेता भी है और देता भी है। एंड थिंकिंग स्किल और सोचता है, उसमें सोचने की महारत होती है। अफेक्टिव डील्स विद एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, तो चाहे जिस भी कल्चर से हों उसको अफेक्टिव डोमेन भी आती है एक एजुकेटेड पर्सन को कि वो एटीट्यूड, फीलिंग और इमोशन के साथ कैसे डील करें। साइकोमोटर फोकस ऑन फिजिकल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन, वो अपनी सेहत के हवाले से भी बहुत कंसर्न होते हैं, तो वो फिजिकल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को प्रेफर करते हैं। एजुकेशन गोल यानी गोल ऑफ एजुकेशन, नो मैटर द फोकस, एजुकेशन एम्स फॉर बैलेंस डेवलपमेंट इन ऑल 3 एरियाज़। जो ऊपर हमने 3 एरियाज़ पढ़े, यानी कि आपको सोचने की समझने की सलाहियत होनी चाहिए, आपको नॉलेज आना चाहिए, फिर आपको फीलिंग्स और इमोशंस और एटीट्यूड्स पे कंट्रोल होना चाहिए, फिर आप फिजिकल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन करें। तो यहाँ पे गोल ऑफ एजुकेशन कह रहे हैं कि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बैलेंस्ड लाइफ करते हैं फॉर अ वेल राउंड पर्सन, और यही हमारे गोल ऑफ एजुकेशन कहलाते हैं। कोई भी किसी किस्म का वेल राउंड पर्सन मतलब कि किसी भी कल्चर से हो, किसी भी प्रोविंस से हो, ठीक है, तो उस पर ये तीनों जो डोमेन्स हैं ये पाई जाती हैं। एजुकेशनल प्लानिंग, नेशनल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स आर की ऑफ फॉर प्लानिंग बेस्ड ऑन द नीड ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट। तो एक नेशनल एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो होता है प्लान करना और ज़रूरियात को समझते हुए तरक्की करना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एजुकेशनल प्लानिंग क्या होती है? एजुकेशनल प्लानिंग यूज टू सेपरेट फ्रॉम द सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग। ये जो एजुकेशनल प्लानिंग होती है ये जो माशी और मईशत की जो प्लानिंग रहती है इससे थोड़ी अलग होती है। बट व्हेन पीपल रियलाइज एजुकेशन इम्पैक्ट्स द इकोनॉमी, लेकिन जब लोगों को ये पता चलता है कि जो तालीम है वो मईशत पे असरअंदाज होती है, कनेक्शन वर मेड, तब फिर क्या बन जाता है, कनेक्शन इनका आपस में रब्ता तो बन जाता है। तो एजुकेशन इज़ सीन एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो तालीम जो है वो एक इन्वेस्टमेंट समझी जाती है मईशत की तरक्की में। ऑब्वियसली लोग पढ़ेंगे, पैसा लगेगा। अब जब पैसा लगा के लोग पढ़े हैं तो अब वो आएंगे और अपने डिफरेंट टेक्निक्स और आइडियाज़ लगा के इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। नॉट जस्ट अ कॉस्ट, ठीक है, ये एक सिर्फ कीमत नहीं होती बल्कि ये एक मईशत यानी किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक सोर्स होता है। इकोनॉमिस्ट स्टडीड हाउ एजुकेशन इफेक्ट्स द इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमी जो मईशत दान हैं वो ये सोचते हैं कि किस तरह से एजुकेशन जो है वो असरअंदाज होती है इकोनॉमी पे, एंड ट्राई टू मैयर इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल इनकम, और किस तरह से ये जो हमारी कौमी जो है सरमायाकारी उसमें ये असरअंदाज होती है, उसको ये मैयर करते हैं। नाउ एजुकेशन प्लानिंग कंसिडर लिंक्स विद अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ यूजिंग दी अप्रोचेज़। अब जो है वो एजुकेशन प्लानिंग है वो समझी जाती है कि उसका ताल्लुक़ बहुत सी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के साथ है, जैसे सोशल डिमांड के साथ है, मैन पावर के साथ है, रिक्वायरमेंट्स के साथ है और रेट ऑफ रिटर्न्स के साथ है। सो बेसिकली यहाँ पे 4 डिमांड्स हैं एजुकेशन प्लानिंग की, जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहली है सोशल डिमांड मेथडोलॉजी, सोशल समाजी, ठीक है। इस प्लान्स एजुकेशन बेस्ड ऑन सोसाइटी नीड्स। इसमें जो प्लान किया जाता है वो मशर्ती ज़रूरियात के अकॉर्डिंग होता है। सीइंग इट एज़ ए गुड थिंग फॉर एवरीवन, इसमें जो चीज़ होती है ना वो सबके लिए वो अच्छी हो, वही चीज़ सेलेक्ट की जाती है। इट लोकेट स्कूल्स वेयर दे आर नीडेड, ये उन एरियाज़ को देखते हैं जहाँ पे स्कूल्स की ज़रूरत है। एमिंग फॉर सोशल इक्वालिटी, ताकि माशी बराबरी जो है ना वो आ सके। एंड कल्चरल स्प्रेड, और जो कल्चर है, सकाफ़त है वो फैले। हाउएवर दिस अप्रोच कैन लेड टू ओवर एक्सपेंशन, ताहम ये जो अप्रोच है वो ज़्यादा ही एक्सपेंड हो जाती है, काजिंग पुअर फैसिलिटीज़ एंड फॉलिंग स्टैंडर्ड, जिसके नतीजे में क्या होता है कि फैसिलिटीज़ कम होती हैं, पुअर हो जाती हैं और स्टैंडर्ड जो होता है तालीम का वो गिर जाता है। इट्स अ वे टू प्लान एजुकेशन दैट कंसिडर दी पॉपुलेशंस डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक मेथड है या एक ये रास्ता है जिससे एजुकेशन का जो सिस्टम है वो प्लान किया जाता है, जिसके अंदर पॉपुलेशन की डिमांड और उसकी तकसीम उसको भी मैयर किया जाता है।
नेक्स्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं। मैन पावर रिक्वायरमेंट मेथोडोलॉजी, यानी जो इंसान की जो है ताकत या उसकी थिंकिंग या उसकी सोच या उसके माइंड को रख के या फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स उसको देख के जो एजुकेशन प्लानिंग पे असरअंदाज होता है उसको देखेंगे। इट इज़ एन अप्रोच फॉर टू प्लानिंग एजुकेशन दैट फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग द राइट नंबर एंड टाइप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स नीडेड फॉर डेवलपमेंट। तो इस किस्म के अप्रोच के अंदर जो प्लानिंग एजुकेशन है वो फोकस करती है कि हम सही तादाद में सही किस्म के जो माहिर बंदे हैं, वर्कर्स हैं, उनको जो है ना वो हम बना सकें ताकि वो जो तरक्की का मरहला है उसमें मदद कर सकें। इट यूजेस मेथड्स लाइक आस्किंग एम्प्लॉयर्स अबाउट देयर फ्यूचर नीड्स। इस मेथड को यूज़ किया जाता है कुछ क्वेश्चंस पूछ के, जैसे कि एम्प्लॉयर्स अबाउट द फ्यूचर नीड्स के जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनकी मुस्तकबिल की ज़रूरियात क्या हैं। एनालाइजिंग लेबर आउटपुट रेशोज़, जो मज़दूर तबका है उसकी जो हमने रेशो देखनी है कि वो कितना आ रहा है। कंपेयरिंग विद अदर कंट्रीज़, दूसरे ममालिक से इसका कंपेयर किया जाए, मवाजना किया जाता है। एंड यूजिंग रेशोज़ बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर नीडेड। और फिर इसी लेबर्स को देखकर या वर्कर्स को देखकर, मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कर्स को देखकर एजुकेशन फिर डिसाइड करती है कि किस किस्म की ट्रेनिंग और एजुकेशन की ज़रूरत है। बेसिकली इट्स अबाउट मैचिंग एजुकेशन टू द वर्क फोर्स नीड्स फॉर डेवलपमेंट। बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि एजुकेशन को इस सेम करना है, मैच करना है कि वर्क फोर्स को ज़रूरियात क्या हैं और हमने इस सिलेबस क्या प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न्स मेथडोलॉजी। ये क्या है? इट इज़ अ वे टू फिगर आउट if investing in education pays off by comparing the costs, both personal and public, to the benefits of a different types of education at various levels. इस किस्म की जो मेथोडोलॉजी है या प्लानिंग अप्रोच है उसके ज़रिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो एजुकेशन पे हमने ख़र्चा किया है, कॉस्ट लगाई है, ठीक है, उसका क्या नतीजा, उसका बेनिफिट हुआ है क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन मुख्तलिफ़ लेवल पे प्रोवाइड की जा सकी है क्या, इसका बेनिफिट हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को रेट ऑफ रिटर्न्स मेथोडोलॉजी में देखा जाता है। इट ट्रीट्स एजुकेशन लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट। इसमें जो एजुकेशन को वो ट्रीट किया जाता है दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरह ही, जैसे बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट करे, कारोबार के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करे, घर में कोई इन्वेस्टमेंट करे, एक्सपेक्टिंग इट टू यील्ड सम प्रॉफिट्स ओवर टाइम, और जिसमें ये तवक्को की जाती है कि वक्त के साथ या थोड़े वक्त के बाद जो है ना वो इसमें प्रॉफिट हमें होगा। हाउएवर इट्स ट्रिकी टू कैलकुलेट। ताहम ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है, मुश्किल है इसको कैलकुलेट करना, बिकॉज सम बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि थोड़े से जो तालीम के फ़ायदे हैं जैसे कि चेंजिंग्स इन वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स के रवैयों में तब्दीली आ गई, इक़्तिदार में तब्दीली आ गई, आर हार्ड टू मैयर, तो इनको तो मैयर नहीं किया जा सकता ना। अदरवाइज़ जो आपने फ़ीस का पे आउट निकला है या आपने जितना इन्वेस्ट किया था पैसा वो वापस आ गया है तो उसको तो मैयर किया जा सकता है, लेकिन आपकी स्कूलिंग के बदले में जो चेंजिंग आई है माशरे में वो मैयर नहीं की जा सकती। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ they often use different methods at different times and for different education levels based on what society needs. जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स मुख्तलिफ़ वक्तों में यूज़ किए जाते हैं ताकि जो एजुकेशन लेवल पे सोसाइटी के अंदर ज़रूरियात आई हैं उसको जांचा जा सके। समटाइम्स मिक्सिंग अप्रोचेज़, बाज़ का ये अप्रोचेज़ आपस में मिक्स हो जाती हैं, कार्ड साइंथेटिक अप्रोच, फिर उसे हम क्या कहते हैं, साइंथेटिक अप्रोच कहते हैं फॉर थिंग्स लाइक प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल एजुकेशन। तो जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल एजुकेशन दी जाती है वहाँ पे ये मिक्सअप हो जाता है, सारी ही चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसको हम सिंथेटिक अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं अप्रोचेज़ ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग में हम कुछ और दीगर अप्रोचेज़ देखेंगे जो हमने अभी पीछे पढ़ी हैं। वो 4 अप्रोचेज़ थी जो कि हमें किन्होंने दी थी, सॉरी यहाँ पे देखिए डोमेन्स थी ये 4, और इन्हीं के अंदर फिर हमने आगे जो है ना वो डिटेल से पढ़ा है एजुकेशन प्लानिंग को। ठीक है, इसकी डिमांड्स को, इसके मेथोडोलॉजीज़ को। सोशल डिमांड ऑफ मेथोडोलॉजी 1, द मैन पावर रिक्वायरमेंट मेथोडोलॉजी 2, द रेट ऑफ रिटर्न मेथोडोलॉजी 3, एंड देन ये कुछ और हैं अप्रोचेज़, इनको भी आपने माइंड में रखना है। आप लोग हेडिंग भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर हेडिंग ना याद हो देन यू डेफिनेटली गो विद द सेंटेंसेस। यूनिट कॉस्ट क्या है, हाउ मच समथिंग कॉस्ट पर यूनिट, कि एक यूनिट पर कितनी हमारी लागत आई है। लाइक
पर स्टूडेंट इन एजुकेशन, एक बच्चे पे तालीम का कितना खर्चा आया। पेरेंट्स तो करते ही करते हैं, और पेरेंट्स जो स्कूल प्रोवाइड करते हैं, स्कूल लगाता है बच्चों पे, तो फिर वो कितना कॉस्ट हुआ। इक्वालिटी एंड डिस्पैरिटी इशूज़, हु गेट्स एक्सेस टू एजुकेशन बेस्ड ऑन एज, सेक्स, लोकेशन एक्सेट्रा, कि कौन जो है ना वो अपना जो इक्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हासिल कर रहा है, या कौन है जो डिस्पैरिटी इश्यूज़ फेस कर रहा है। यानी लोकेशन के मुताबिक, लोकेशन जो है वो थोड़ी माइनॉरिटीज़ किस्म की है, उनको वहाँ पे लेस फैसिलिटेट किया जाए, और अगर जो मेल हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाए और फीमेल को कम दी जाएगी। ये सेक्स इश्यूज़ एंड एज इश्यूज़ के अंदर आ जाएगा कि छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, दरमियाने बच्चों को। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, हाउ डिसीजंस आर मेड एंड पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से फैसला लिए जाते हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वह पावर को या पैसे को या जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में आता है। नेक्स्ट है अप्रोच डेमोग्राफिक फैक्टर्स, हाउ थिंग्स लाइक एज, सेक्स एंड वेयर पीपल लिव अफेक्ट स्टफ। ठीक है, डेमोग्राफिक ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने ऊपर इक्वालिटी और डिस्पैरिटी इशूज़ में देखा है कि एरिया टू एरिया जो है ना एजुकेशन वेरी करती है। ठीक है, और कुछ इलाकों में मेल को डोमिनेंट और फीमेल को डोमिनेंट नहीं समझा जाता, तो उनको एज इट इज़ नहीं पढ़ाया जाता। तो ये फैक्टर्स भी इसके अंदर शामिल है। पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, हाउ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट सपोर्ट इम्पैक्ट थिंग्स, किस तरह से जो सियासी अनासिर हैं ये गवर्नमेंट है, ये किस तरह से जो एजुकेशनल प्लानिंग है उस पर अफेक्ट होती है। एक्सटर्नल एफिशिएंसी, हाउ रेलेवेंट एंड रिस्पॉन्सिव समथिंग इज़ टू आउटसाइड नीड्स, कि बाहर की जो ज़रूरियात है उनको मद्देनज़र रखते हुए वो कितनी रिस्पॉन्सिव हो सकती हैं, कितनी रेलेवेंट हो सकती हैं, कितनी हमारे लिए मददगार हो सकती हैं कि हम एजुकेशनल प्लानिंग उनके मुताबिक करें। ऑक्यूपेशनल नीड्स यानी शोबा के हवाले से, वट पीपल डिफरेंट, वट स्किल्स डिफरेंट जॉब्स इन वेरियस सेक्टर्स नीड नाउ एंड इन द फ्यूचर, कि किस किस्म के महारतें किस जॉब के लिए चाहिए, कौन से सेक्टर्स में, और अभी इसकी क्या ज़रूरत है और नेक्स्ट फ्यूचर में क्या इसकी ज़रूरत होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव डिसीजंस। ये है मेजर इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग में, सॉरी ये हमने हेडिंग पहले देखनी नहीं, हमने अप्रोचेस अभी ख़त्म किए हैं। अभी हम नेक्स्ट जो है हम देखेंगे वो मेजर इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग देखेंगे। उसके अंदर जो प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव डिसीजन है, एक तो ये बच्चों के लिए एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है, यानी मेकिंग अ बैकअप प्लान्स ABCD टू हैव डिसीजन मेकर्स टू द बेस्ट ऑप्शन फॉर एजुकेशन, कि आपके पास बैकअप डिसीजंस होने चाहिए, बैकअप प्लान्स होने चाहिए। यानी आपने एक प्लान एजुकेशन पे या बच्चों पे या क्लास पे या इंस्टीट्यूशन पे लगाया, वो वर्कआउट अभी नहीं कर रहा, उससे बल्कि लॉस होना स्टार्ट हुआ, तो आपके पास इसका भी एक बैकअप प्लान हो कि अब क्या करना है हमने। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जब ऐसे करेंगे हम, अल्टरनेटिव डिसीजंस हमारे पास होंगे, तो एजुकेशनल प्लानिंग जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग टारगेट्स फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव इन एजुकेशन, फोकसिंग ऑन डिज़ायर्ड आउटकम्स, ये तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं। आगे है प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड सपोर्ट सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स, के बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, उनको सपोर्ट करना, स्टूडेंट्स को डिफरेंट किस्म की जो सहूलियात है वो फराहम करना, ये प्रोग्राम और सर्विसेज है। जब ये सीन होता है तो फिर एजुकेशनल प्लानिंग भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बच्चे भी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से हेल्पफुल होते हैं एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मैनेजिंग एंड सपोर्टिंग एजुकेटर्स एंड स्टाफ टू परफॉर्म वेल। ठीक है, कि जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मैनेज करते हैं काम को, तो वो इससे हेल्प आउट होती है, आप एक दूसरे से दिलचस्पी से काम कर सकते हैं, एजुकेटर और स्टाफ मिलके। ठीक है, अच्छे से परफॉर्म करते हैं। फिजिकल सोर्सेज, मैनेजिंग फैसिलिटीज़ लाइक बिल्डिंग, क्लासरूम एंड लैब्स फॉर इफेक्टिव एजुकेशन। जब आप इन फिज़िकल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं तो ऑब्वियसली वो एजुकेशन जो है ना वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म हो जाती है। फाइनेंस, मैनेजिंग द बजट एंड फंडिंग फॉर एजुकेशन अफेक्टिंग रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, जब आप बजट और फंडिंग के अंदर रह कर काम करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती, फाइनेंस जो है वो आपका लिमिट में रहते हैं, और फिर आप जो है ना वो एजुकेशन प्लानिंग जो है ना वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, रूल्स एंड वैल्यूज़ शेप एजुकेशन, किस तरह की पॉलिसी, उनके कानून, उनके जो
वैल्यूज़ हैं वो एजुकेशन को बनाती हैं, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। सोशल कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी इट्स इन। एजुकेशन जो है वो सोसाइटी पे असरअंदाज होती है। कंसिडर कल्चरल नॉर्म्स, जैसे कि उनके कल्चर के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, सोशल स्ट्रक्चर। तो ये व्हेन प्लानिंग एजुकेशन, तो ये सारे असरअंदाज होते हैं जब आप प्लानिंग एजुकेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम एजुकेशनल प्लानिंग के कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। ये कुछ चार होंगी, हम इसको पढ़ते हैं। पहली है इम्पेरेटिव और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अगर आप लोगों को इम्पेरेटिव ना याद है तो सेंट्रलाइज आप लोगों ने याद करनी है लाजमी। दिस इज़ लाइक टॉप डाउन प्लानिंग। ये इसको समझा जाता है कि ऊपर से नीचे की प्लानिंग की जाती है, पहले ऊपर का सेक्टर, फिर नीचे का, फिर नीचे का। द फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट नीड्स टू बी डन। जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, वो डिसाइड करती है कि हमने क्या ज़रूरियात जो है ना उसको पूरा करना है। एलोकेट्स रिसोर्सेज, हमने क्या जो है रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। एंड देन द प्रोविजनल अथॉरिटीज़ इम्प्लीमेंट द प्लान्स, और जो फिर आगे सूबाई हुकूमतें हैं वो उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करवाती हैं, लागू करवाती हैं। ठीक है, ये है सेंट्रलाइज प्लानिंग या इम्पेरेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव में क्या होता है, अगर आप सिंपल ग्रामर में इंग्लिश में जाएँ तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं जिसमें आप हुक्म देते हैं, ठीक है, ऑर्डर करते हैं। तो इसके अंदर भी आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटिव प्लानिंग और लोकल प्लानिंग, लोकल लेवल प्लानिंग। दिस इज़ लाइक ग्रास रूट्स प्लानिंग, क्योंकि ये लोकल लेवल की होती है तो इसीलिए हम इसे ग्रास रूट प्लानिंग कहते हैं। लोकल पीपल डिसाइड व्हाट्स अ प्रायोरिटी। लोकल लोग जो है ना, वो जो रहने वाले हैं किसी शहर के, देहात के, वो डिसाइड करते हैं कि हमने किस किस्म के जो है वो किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। गेट हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स, फिर वो एक्सपर्ट्स से मदद लेते हैं। एंड द गवर्नमेंट फंड्स लोकल प्रोजेक्ट्स, और फिर जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है इन लोकल प्रोजेक्ट्स को। इन पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट नाजिम्स हेल्प विद द टाइप ऑफ प्लानिंग। तो इस किस्म के जो लोकल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको जो डिस्ट्रिक्ट होता है नाजिम, यानी किसी भी ज़िले का नाजिम होता है, वो इन प्लानिंग करने में हेल्प करता है इनकी। नेक्स्ट चलते हैं सेक्टोरल प्लानिंग। हेयर ईच डिपार्टमेंट लाइक्स एजुकेशन, हेल्थ मेक्स इट ओन्स प्लान्स। अब जहाँ पे ये सेक्टर बना दिए जाते हैं कि आपके अंडर ये इलाके, आपने इनकी एजुकेशन पे फोकस करना है, तो ये भी प्लान बनाते हैं अपना। फंड्स गो टू रीच ईच डिपार्टमेंट सीक्रेटली, सेक्रेटरी, तो जो उनका सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट सेक्रेटरी का, उसको जनाब फ़ंड प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो इम्प्लीमेंट करवाए। ऑल डिपार्टमेंट्स आर बिजी डूइंग देयर ओन थिंग। तो हर डिपार्टमेंट अपने ही काम करने में मसरूफ़ होता है। विद लेस कोऑपरेशन बिटवीन दैम, उनके आपस में कोई मतलब एक सेक्रेटरी दूसरे सेक्रेटरी के उनके आपस में बहुत ही कम कोऑपरेशन होती है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड प्लानिंग। दिस इज़ लाइक फोकस्ड डेवलपमेंट। इसको हम फोकस्ड डेवलपमेंट कहते हैं। अ स्पेसिफिक एरिया, पायलट एरिया, पायलट एरिया होता है जो ख़ास किस्म का एरिया प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, मखसूस इलाका। इज़ चूज़न फॉर डेवलपमेंट, उसको तरक्की के लिए चूज़ किया गया है। ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर, अब इसमें सारे डिपार्टमेंट वर्क करेंगे, हेल्थ का भी करेगा, एजुकेशन का भी करेगा, ठीक है, और जो भी दीगर प्रोजेक्ट्स हैं वो इधर मिल के काम करेंगे ऑन प्रोजेक्ट्स ऑफ दैट एरिया, इंश्योरिंग डेवलपमेंट विद ऑल फैसिलिटीज़, ताकि उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें। बट समटाइम्स नीडी एरियाज माइट गेट इंक्लूड, लेकिन इस सेंस में जो ज़रूरतमंद तबका है वो अक्सर महरूम हो जाता है, ठीक है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं द प्रोसेस ऑफ अ प्लान फॉर्मुलेशन। ये प्रोसेस कैसे होता है? बोर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स सेटिंग। जो बोर्ड है वो सेट करता है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट सेटिंग है कि आपने टारगेट सेट करने हैं, अपने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। दिस इज़ लाइक डिसाइडिंग वेयर यू वाना गो। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि आप लोग जाना कहाँ चाह रहे हैं, किस सिमत में जाना चाह रहे हैं, डायरेक्शन लेनी है। इन प्लान फार्मूलेशन जो डिटरमिन द बिग गोल्स फॉर द इकोनॉमी, इसमें आप इकोनॉमी के लिए बड़े बड़े जो है ना वो गोल सेट करते हैं। लाइक इंक्रीजिंग इनकम, किस तरह से हम अपनी इनकम इंक्रीज़ करें, एम्प्लॉयमेंट, मुलाजमतें कैसे बढ़ाएँ, और रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज़, जो बराबरी जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इनक्वालिटी है, उसको ख़त्म कैसे करें। दीज गोल्स शो द डायरेक्शन द इकोनॉमी शुड मूव इन। तो इस जब ब्रॉडर लेवल पे प्लान फार्मूलेशन की जाती है तो उसके अंदर इकोनॉमी के लिए डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट है सर्वे करंट इकोनॉमिक कंडीशंस। थिंक ऑफ दिस लाइक चेकिंग द करंट सिचुएशन बिफोर मेकिंग अ प्लान। सर्वे क्या होता है, मौजूदा हालात जो हैं उनको चेक किया जाता है। तो इकोनॉमिक कंडीशन के मौजूदा हालात को चेक किया जाता है
कोई भी एजुकेशन प्लान बनाने से पहले कि हमारे पास बजट कितना है, हम कितना काम कर सकते हैं। यू लुक एट हाउ द इकोनॉमी इज़ डूइंग राइट नाउ टू फिगर आउट वेयर यू नीड टू फोकस मोर एफर्ट्स टू मेक इट ग्रो बेटर। तो इसके अंदर आप जो है ना वो फोकस करते हैं इकोनॉमी के अभी क्या है और अब हमारे पास ज़रूरत क्या है और हमें कितनी मज़ीद एफ़र्ट्स लगानी पड़ेंगी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, और इस इकोनॉमी के बाद हमें क्या फ़ायदा है। ठीक है, ये सर्वे या कंटेंट इकोनॉमिक करंट इकोनॉमिक कंडीशन कहते हैं इसे। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रैटेजी फिर आपने बनानी है। पहले आप लोगों ने ये याद रखना है, पहले आपने क्या है ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव अपने सेट किए, फिर आपने है वो सर्वे करवा के एजुकेशन प्लानिंग जब कर रहे हैं आप लोग, तो आपने फिर क्या सर्वे करवा के मौजूदा हालात को चेक किया और अपनी ज़रूरियात को चेक किया। फिर नेक्स्ट आपने स्ट्रेटजी बनाया। दिस इज़ लाइक फिगरिंग आउट हाउ आफ्टर यू हैव डिसाइडेड द व्हाट ऑब्जेक्टिव्स। जब आपने क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने ये देखना है कि हाउ आफ्टर यू डिसाइडेड कि आपने अब क्या करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कोई स्ट्रैटेजी तो होगी ना। स्ट्रैटेजी मीन्स चूजिंग द मेथड टू अचीव दोज गोल्स यू सेट। आपने जो गोल सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए कोई ना कोई ये तरीक़ाकार है। इफ़ यू डू नॉट टैकल द क्रूशल एरियाज़ राइट, अगर जो कि इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको आप टारगेट नहीं करते स्टार्टिंग में, द प्लान माइट बी फेल। तो जो प्लान होता है वो आपका फेल हो सकता है कि ज़रूरत जो थी जहाँ पे डेवलपमेंट की वहाँ पे की नहीं गई, और जहाँ पे थी ऑलरेडी डेवलपमेंट वहाँ पे आपने फोकस कर लिया। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान साइज़। आपने प्लान को मेजर करना है कि आपका प्लान का साइज़ कितना है, ब्रॉडर लेवल पे है, थोड़े लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तहसील लेवल पे, वट एवर। हेयर यू आर डिसाइडिंग हाउ बिग और स्मॉल योर प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द गोल्स एंड स्ट्रैटेजी। आपके गोल्स और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपका प्लान कितना बड़ा है। प्लानर्स यूज टूल्स कॉल्ड द कैपिटल आउटपुट। जो प्लानर हैं वो एक टूल यूज़ करते हैं जिसे हम कैपिटल आउटपुट कहते हैं, आउटपुट रेशो कहते हैं, टू फिगर आउट हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड टू गेट सर्टन इंक्रीज इन इनकम। कि हमें कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि हम एट द एंड रिज़ल्ट में हमारी इनकम जो है वो हमने इन्वेस्टमेंट भी जो की और प्रॉफिट भी है वो इंक्रीज़ हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द रेशो इज़ 4:1, अगर आपने 4:1 की रेशो से जो है ना वो प्लान का साइज़ बनाया या इन्वेस्टमेंट की है, यू नीड ₹4 इन्वेस्टमेंट फॉर ₹1 एक्स्ट्रा इनकम। तो इसका मतलब ये है कि आपको ₹4 लगाने पड़ेंगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए। सही है, जिससे आपको फ़ायदा हो। नेक्स्ट हम चलते हैं फाइनेंसिंग ऑफ प्लान पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अब प्राइवेट है और पब्लिक लेवल पे भी सेक्टर्स पे भी एजुकेशन प्लान बनाए गए, प्राइवेट स्कूल्स बनाए गए हैं। तो इन अ मिक्सड इकोनॉमी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी चूँकि मिक्सड है, यानी कुछ ज़राअत से पैसा आता है, कुछ बैंकिंग से पैसा आता है, कुछ आपके जो ऑनलाइन वर्किंग है उससे आता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म से आता है। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। पाकिस्तानी financing plans involved both public and private sectors. The government spends money on development through direct public expenditure. कि गवर्नमेंट जो है वो पैसा खर्च करती है या तो डायरेक्ट पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी जो आवाम के लिए जो अखराजात होंगे उस पर डायरेक्ट पैसा खर्च करती है। इट्स आल्सो गाइड्स प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज यूजिंग पॉलिसीज़, और इसी तरह से ये प्राइवेट सेक्टर को भी वसाइल देती है कि वो आपकी पॉलिसी जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकें। मैनी फॉर दीज प्लान्स कम्स फ्रॉम द इंटरनल सोर्स। ये बहुत से जो है मनी जो है वो इंटरनल सोर्सेज से निकल के आता है, लाइक टैक्सेस से, सेविंग से, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जैसे लोन है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, पैसा इनसे लिया जाता है और फिर इसको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को डिवाइड करके दिया जाता है ताकि वो काम करें। नेक्स्ट चलते हैं सेक्टरल प्रोग्राम्स। थिंक ऑफ दिस लाइक मेकिंग अ प्लान फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ एंड बिजनेस। आप इसको ऐसे लेंगे कि एक प्लान है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ पे इम्प्लीमेंट होता है, जिसमें एजुकेशन भी है, हेल्थ है और बिजनेस है, इसमें सारी चीज़ों को ही देखा जाएगा। यू सेट बिग गोल्स फॉर ईच पार्ट। अब हर हिस्से के लिए, यानी एजुकेशन के लिए भी आप बड़ा गोल बनाते हैं, हेल्थ के लिए भी बड़ा गोल बनाते हैं, बिजनेस के लिए भी बड़ा बनाते हैं, ठीक है, लाइक द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंड देन यू मेक डिटेल्ड प्लान फॉर ईच ऑन द बेस्ड ऑन व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर आप ये प्लान करते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा अहम क्या है कि हम पहले इम्प्लीमेंट करें। द की इज़ टू बैलेंस एवरीथिंग सो इट ऑल वर्क्स वेल टुगेदर। तो जो इसकी चाबी है कामयाबी की वो ये है कि आपने हर एक चीज़ को देखना है कि कौन बेहतर काम कर रहा है, ठीक है, हर चीज़ में बैलेंस लेकर आना है। लाइक यू गॉट मेक श्योर योर गोल्स मैच द मनी एंड रिसोर्सेज यू गॉट।
जैसा कि आपने अपने गोल्स जो सेट किए हैं, आपने ये देखना है कि आपने जो मनी उस पर लगाया है वो उसको मैच कर रहा है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक है, और क्या रिसोर्सेज वही लिए हैं जो इस प्लान के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज़ अबाउट गेटिंग द स्टफ़ यू नीड। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें लेना जो आपको ज़रूरत है, लाइक पीपल और मटीरियल्स। इसमें लोगों को भी प्रोवाइड किए जाते हैं, मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है टू मेक योर प्लान हैपन, ताकि आपका मनसूबा कामयाब हो। फॉर अ प्लान टू वर्क, एक प्लान को काम करने के लिए यू गॉट टू फिगर आउट हाउ टू गेट द राइट पीपल। आपको सही लोगों की ज़रूरत है और आपको ये फिगर आउट करना है, आपको ये निकालने हैं सही लोग कि वो निकल के आएँ और आपके इदारे का हिस्सा बने। एंड थिंग्स टू डू व्हाट यू वांट टू डू, और फिर आप सोचें कि आप इनसे करवाना क्या चाहते हैं, आपने किस मकसद के लिए बनाया। इट्स लाइक मेकिंग श्योर यू हैव गॉट द राइट टीम। इसका मतलब ये है कि आपको ये यकीन करना है या इस बात को यकीन बनाना है कि आपने सही टीम ली है एंड टूल्स और सही हथियार लिए हैं टू हिट योर टारगेट्स, ताकि आप अपने टारगेट्स को हिट कर सकें। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करना। वसाइल चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे फिर वो मटेरियल थिंग्स हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्लान एग्जीक्यूशन। अब प्लान क्या है, वो एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली मीन्स फिगरिंग आउट हाउ टू पुट अ प्लान इन टू एक्शन एट डिफरेंट लेवल्स। किस तरह से मुख्तलिफ सतह पे ये प्लान एक्शन में आएगा। सो यू गॉट अ स्पेल आउट ऑफ द मशीनरी। ठीक है, लाइक द टीम्स, एजेंसीज एंड प्रोसेसेस। इसमें आपकी जो मशीनरी है वो टीम है, एजेंसी हैं, प्रोसेस हैं, नीड्स टू मेक द प्लान वर्क। ये मिलके प्लान को वर्क करती हैं। दिस वे इट्स क्लियर हाउ डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फॉर द प्लान आर गोना बी हैंडल्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए ये साफ वाज़ेह है कि मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो हमने प्लान किया होता है वो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के काम सर अंजाम देती हैं, या एजेंसी देती हैं, या कोई मोस्टली पब्लिक सेक्टर्स देते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्लान एग्जीक्यूट करता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग हम देख लेते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ लाइक मेकिंग अ रोड मैप फॉर अ ट्रिप यू वांट टू रीच अ डेस्टिनेशन। प्रोजेक्ट प्लानिंग आप समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा रोड मैप है जिसमें आप ट्रिप का प्लान करते हैं कि आपको इस मकसद तक पहुंचना है। लाइक रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एजुकेशन में आप देखें कि आपने अपने म्यार ज़िंदगी तक पहुंचना है यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, थोड़े से रिसोर्सेज को यूज़ करके, जैसे मनी है, टाइम है, पीपल। टू डू दिस स्मार्टली, आपने इसे बड़े स्मार्टली अंदाज से करना है। यू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट केयरफुली सो यू डू नॉट वेस्ट ऑफ। आपको अपने जो प्रोजेक्ट है उसको केयरफुली तैयार करना है ताकि जो स्टफ़ है, मटेरियल है, उसका वेस्ट ना हो। यू चेक इफ़ द प्रोजेक्ट मेक्स सेंस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। आपने ये देखना है कि आपका प्रोजेक्ट कोई सेंस भी रखता है या नहीं, वो एग्जीक्यूट करता है या नहीं। जैसे पैसा उस पर लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, सोसाइटी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या सेंस रखता है, उसका फ़ायदा है, उसके बनाने का कोई मकसद है। द बेस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद लॉट्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो एक बेहतरीन तरीका किसी भी मसले को हल करने का है वो बहुत से आपके जो है ना आइडियाज़ हैं। यूज़ रिसोर्सेज वाइजली, आप अपने रिसोर्सेज का अक्लमंदी से इस्तेमाल करें। साउंड गुड फ्रॉम फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइड्स। तो इन सब की तरफ से आपको बेहतरीन अच्छा एक रिस्पॉन्स आएगा जब आप रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करेंगे। फ्लेक्सिबल टू हैंडल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तो आपने बेहतरीन तरीके से जो आप अगर प्रोजेक्ट में चेंजिंग करनी है, ठीक है, तो वो भी आप तरीके करें, अपना प्रोजेक्ट फ्लेक्सिबल रखें कि वो चेंजेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। गुड प्रोजेक्ट को ऐसा होना चाहिए, बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम, कि वो जो मौजूदा प्रॉब्लम है उसका बेहतरीन सोल्यूशन हो। यूज़ द लीस्ट रिसोर्सेज पॉसिबल, थोड़े से थोड़े वसाइल इस्तेमाल करें उसके अंदर, तो वो गुड प्रोजेक्ट कहलाता है। बी साउंड इन फाइनेंशियल, टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल आस्पेक्ट्स। तो इसके अंदर उसके फाइनेंशियल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल हर आस्पेक्ट से वो फुल हो। ठीक है, वो रिसोर्सेज इस्तेमाल में काबिल हों। बी फ्लेक्सिबल टू एडजस्ट टू चेंजेस, उसमें तब्दीली भी लाई जा सकी हो जहाँ ज़रूरत हो, तो उस प्रोजेक्ट पे कोई फ़र्क ना पड़े। नेक्स्ट अब चलते हैं फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग पे। तो इसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है प्रोजेक्ट का। पहले तो हम इंट्रोडक्शन देते हैं ना। इसमें आपने प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप प्रोजेक्ट के स्कोप पे आपने इंट्रोडक्शन देना है, इसकी इंपॉर्टेंस पे, उसकी प्लेस पे विद इन अ ब्रॉडर डेवलपमेंट प्लान। फिर उसके बाद आपने उसका बैकग्राउंड बताना है, ऑफर्स कॉन्टेक्स्ट बाय रेफरेंसिंग रेलेवेंट गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज़ रिलेटेड द प्रोजेक्ट सेक्टर, कि बैकग्राउंड में इसे कौन कौन सी गवर्नमेंट प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जो सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, ये भी आपने बताना है। नेक्स्ट हम बताएंगे प्रोजेक्ट एरिया, कहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगेगा। इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग द एरिया वेयर द प्रोजेक्ट विल ऑपरेट इंक्लूडिंग इट्स सूटेबिलिटी
एंड नेसेसरी डाटा कलेक्शन, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है ज़रूरत के मुताबिक, उसके मुताबिक ये प्रोजेक्ट कहाँ पे लगेगा, ये किस इलाके के लिए सूटेबल है। उसके अंदर आपके फ़िज़िकल रिसोर्सेज भी जाएंगे, आपके पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट भी आपको चाहिए होगी, ठीक है। फ़िज़िकल रिसोर्सेज में आपकी एग्जाम्स लैंड यूटिलाइजेशन, टोपोग्राफी, सॉइल कैपेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको फिजिकल रिसोर्सेज में ये चाहिए। आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एनालाइज द साइज, एज, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन ट्रेंड्स ऑफ द पॉपुलेशन इन द प्रोजेक्ट एरिया, ठीक है। किस इलाके में ज़्यादा जो है वो लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं और वहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है वो इफेक्टिवली काम आएगा, इसका भी आपने मुशाहिदा करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली वो सेम वही है जो हमने फ़िज़िकल रिसोर्सेज पीछे पढ़े कि इसमें असेस द करंट स्टेट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेवेंट टू द प्रोजेक्ट। आपने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के आपस में बातचीत के लिए कोई ज़रिया है उस प्रोजेक्ट तक पहुंचने का, उसको भी देखना है। इंस्टीट्यूशन, एवेल्यूएट द प्रेजेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ अ सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन क्रूशल फॉर द प्रोजेक्ट सक्सेस। प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए आपने तजिया करना है कि मौजूदा और जो हो सकते हैं इस इदारे के सपोर्ट के लिए वो कौन कौन से हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव एंड फेजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। मकासद, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियरली डिफाइनिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड फेजिंग आउट स्पेसिफिक टास्क। आपने इसके ख़ास किस्म के काम के टास्क निकालने हैं, ठीक है, और उसकी अहमियत को वाज़े करना है। इट ऑल्सो टचेज़ अपॉन द फिज़िकल वर्क इन्वॉल्व्ड एंड द नीड ऑफ आइडेंटिटी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एंड देयर कंप्लीशन सीक्वेंस। इसके अंदर आपने फ़िज़िकल वर्क को टच देना है और प्रोजेक्ट की जो आइडेंटिटी है, एक्टिविटीज़ है, उसको देखना है, ज़रूरत को देखना है और उसकी कंप्लीशन तक का सारा सीक्वेंस आपने देखना है, ठीक है। फेजिंग स्टेप बाय स्टेप। चॉइस ऑफ लोकेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड साइज़। आपने इसकी लोकेशन भी ऑब्वियसली देखी होगी, तो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना। प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे वो बनाया जाएगा, क्या चीज़ चाहिए होगी, साइज़ कितना है। एम्फेसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट लोकेशन, आपकी एक ख़ास किस्म की लोकेशन होनी चाहिए। प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए और प्रोजेक्ट साइज़ होना चाहिए बेस्ड ऑन टेक्निकल कंसिडरेशन, नेचुरल कंडीशन एंड फ्यूचर डिमांड। जो भी आपके पास अभी वसाइल हैं उनको देखते हुए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेजर वर्क्स एंड अदर कंपोनेंट्स। प्रोजेक्ट पे करने वाले बहुत हैं काम और उसके साथ दूसरी जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। दिस सेक्शन एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिटेलिंग द मैन एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट। इस सेक्शन के अंदर हम जोर देते हैं कि हम जो है मेन एलिमेंट्स हैं प्रोजेक्ट के उनको आइडेंटिफाई कर सके, इंक्लूडिंग मेजर वर्क्स जिसके अंदर बहुत से अहम काम हैं, एंसिलरी वर्क्स एंड बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको बिल्डिंग बनानी है, आपको काम स्टार्ट करना है। मेजर वर्क्स आर द प्राइमरी टास्क और कंस्ट्रक्शन, जो ज़्यादातर बेसिक काम है वो प्राइमरी टास्क है, यानी शुरुआत करना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है किसी भी प्रोजेक्ट के वाले से, सच एज अ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एंसिलरी वर्क्स एंड बिल्डिंग्स आर सेकेंडरी, जो उसके ऊपर बिल्डिंग बननी है या उसके ऊपर काम होना है उसके डेकोरेशन का, वो दूसरा एक वर्क होता है। पहले वर्क होता है बिल्डिंग खड़ी करना, बट नेसेसरी कंपोनेंट्स, लेकिन एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरत किस्म की कंपोनेंट्स हैं। लाइक स्टाफ हाउसेज, आपने स्टाफ के लिए हाउसेज बनाने हैं, वाटर सप्लाई टैंक्स लगाने हैं। इक्विपमेंट इंक्लूड्स मशीनरी, ठीक है। जब हम कोई भी स्कूल बनता है तो स्कूल में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो तो ऑब्वियसली रखनी पड़ती हैं। फिर स्कूल चलता है तो वक्त के साथ साथ उसमें डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। एंड व्हीकल्स नीडी, और ऐसी सवारियाँ जिसकी ज़रूरत है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन, तामीर के दौरान, वो प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं फेजिंग ऑफ वर्क्स एंड एक्टिविटीज़, किस तरीके से काम होता है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। प्रोजेक्ट्स आर ऑफन स्प्रेड ओवर टाइम, तो वक्त के साथ साथ ये प्रोजेक्ट फैल जाता है। एंड आर डिवाइडेड इनटू फेजेस, और फिर क्या है इसको फेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है फॉर बेटर मैनेजमेंट, ताकि बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जा सके। दिस प्लानिंग इज़ क्रूशियल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, ये बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि इसे आप स्टेप बाय स्टेप कर लें। दैट इन्वॉल्व्स लोन्स, कि उसमें आप लोन ले लें, एज इट हेल्प्स इन शेड्यूलिंग एंड इंश्योरिंग दैट वेरियस एक्टिविटीज़ आर गिवन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंस फॉर लोन रीपेमेंट। तो आपने लोन लिया है, अब लोन आप ऐसी जगह पे लगाएं जिससे आप वक्त के अंदर अंदर वो लोन की रीपेमेंट कर दें, वापस उसको कर दें। प्रॉपर फेजिंग हेल्प्स इन विजुलाइजिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो आपने जब प्रॉपर प्लानिंग की होती है इसके अंदर, तो ये विजुलाइजिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम जो है ना उसको भी देखती है कौन सी आ रही है एग्जीक्यूशन के दौरान, यानी आपने जब इसको अमली जामा पहनाया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं
कुछ और देख लेते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट है, रिकरेंट कॉस्ट है, लोकल एंड फॉरेन करेंसी कॉस्ट है, फेजिंग ऑफ कॉस्ट है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है? दिस सेक्शन कैटेगराइजेज प्रोजेक्ट कॉस्ट इनटू, इसमें प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। कैपिटल कॉस्ट है देयर आर एक्सपेंडिचर्स ऑन फिजिकल एसेट्स। कैपिटल कॉस्ट जो कि आपके जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे लगी है, जैसे मेजर वर्क के लिए जो चीज़ें चाहिए, एंसिलरी वर्क्स के लिए जो चाहिए, बिल्डिंग पे चाहिए, इक्विपमेंट पे चाहिए, कॉन्टीजेंसीज के लिए जो चाहिए, वो होते ही कैपिटल कॉस्ट। रिकरेंट कॉस्ट दीज आर एक्सपेंसेस नीडेड टू ऑपरेट एंड मेंटेन द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग सैलरीज। ये जो रिकरेंट है, जो अभी आपके खर्चे हो रहे हैं, जो वक्त के साथ साथ कोई चीज़ ख़राब होगी उसको आपने बनाया, सैलरीज देनी है, ठीक है। प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए आपने उसको डेकोरेट करते रहना है, ठीक है। इनपुट देते रहना है ताकि वो मेंटेन रहे। लोकल एंड फॉरेन करेंसी कॉस्ट प्रोजेक्ट्स में इन क्योर कॉस्ट इन बोथ लोकल एंड फॉरेन करेंसीज। तो जो इसमें प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो लोकल और फॉरेन करेंसीज दोनों की तरफ से आ सकती है। इट्स एसेंशियल टू डिफरेंशिएट दीज फॉर फाइनेंशिंग अरेंजमेंट्स। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप माली तौर पर जो है ना उसको अरेंज कर सकें एंड इकोनॉमिक एनालिसिस और मीशत का तजिया कर सकें। फेजिंग ऑफ कॉस्ट शुड बी फेज्ड ऑन एन एनुअल बेस्ड। जो कॉस्ट है, जो लागत है, उसका अंदाज़ा आपने साल भर सालाना आमदनी का रखना है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन। प्रोजेक्ट की तामीर के वाले से शेड्यूल जो आपने किया था एंड ऑपरेशन और जो आप काम कर रहे हैं, रेट अंटिल इट रीच मैक्सिमम पोटेंशियल, हत्ता कि यहाँ पे ये एक बेहतरीन जो है ना लेवल पे पहुँच जाए। आपने तब तक इसका एनुअल रिकॉर्ड रखना है कि कितना लागत, कितने खर्च। नेक्स्ट हम चलते हैं फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट पे। दिस सेक्शन डिस्कसेस द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट्स। इसमें बहुत से तरीक़ों से प्रोजेक्ट को फ़ंड किया जा रहा था, इन्वेस्ट किया जा रहा था, जिसमें गवर्नमेंट सोर्सेज आ सकते हैं, आप लोग ग्रांट्स ले सकते हैं, लोन्स आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट आ जाती हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट डायरेक्ट ही जो है ना वो अखराजात उठा लेती है। स्पॉन्सरिंग एजेंसीज़ वून फंड्स जो आपने जिनको स्पॉन्सर किया हुआ है एजेंसीज़ ने, वो फ़ंड देती हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, कोई लोग बहुत अमीर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। लोकल बॉडी सर्विसेज यानी लोग जो वहाँ के हैं वो खुद पैसे इकट्ठे करके काम कर लेते हैं। एंड नॉन गवर्नमेंट बोरिंग, और गवर्नमेंट के अलावा जो है ना आप उनसे भी उधार ले लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग दीज सोर्सेज इज़ क्रूशियल। इन वसाइल को समझना बहुत ज़रूरी है फॉर सिक्योरिंग द नेसेसरी फ़ंड, ताकि आप जो है ना ज़रूरी किस्म का फ़ंड आप अपने पास रखें टू इनिशिएट एंड सस्टेन द प्रोजेक्ट, ताकि आप जो है वो इब्तदा भी कर सकें और फिर बाद में उसको सस्टेन भी कर सकें, प्रोजेक्ट को उसको खड़ा भी कर सकें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। दिस पार्ट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनालाइजिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड सब्सिक्वेंट स्टेजेस। इसके अंदर आपने इस बात पे जोर देना है और इस बात को जानना है कि मैन पावर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, और अगर ये नहीं हुई तो इसके क्या असरात हो सकते हैं। तो इसमें किस किस स्टेजेस पे चाहिए। इट हाईलाइट्स द नीड टू असेस द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर टू मीट प्रोजेक्ट नीड्स इफेक्टिवली। इसमें आपको एक महारत वाले बंदे चाहिए होते हैं और एक सेमी स्किल्ड यानी कुछ महारत थोड़ी बहुत रखने वाले, अनस्किल्ड लेबर जिसके अंदर आपके काम करने वाले बेसिक जो सफाई करने वाले हो जाते हैं, यानी ऐसे लोग जो स्किल्ड नहीं हैं लेकिन वो यूज़ किया जा सकते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, दैट्स फॉर ऑल अबाउट यूनिट नंबर 4। आई होप सो कि मैं इसको बेहतरीन तरीके से कर पाई होंगी। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये बहुत ही बड़ी सपोर्ट होगी फॉर मी। थैंक यू सो मच।